हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स के सैलरी, बोनस और कमीशन के बारे में। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्या समझाऊंगा, देखिए जरा। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रोविजन समझेंगे कि रेम्यूनरेशन को लेके एक्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और उसके बाद हम फिर इसकी कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट को इसकी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, देखिए बड़ी सीधी सी बात है। मान लो एक फर्म में 3 से 4 पार्टनर कैपिटल लगाते हैं, चारों पार्टनर ने कैपिटल 10-10 लाख रुपए लगाई, ठीक है ना। अब 4 पार्टनर हैं, तो जब ये बिजनेस चलता है फर्म का, तो ऐसा हो सकता है कि 4 पार्टनर्स में 3 पार्टनर बिल्कुल भी फर्म को टाइम ही ना देते हों, एक ही पार्टनर सारा दिन फर्म पे बैठता हो या सारे दिन फर्म के कामकाज को देखता हो। तो जो एक पार्टनर सारा कामकाज देखता है, तो वो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन की डिमांड करने लगे बाकी 3 पार्टनर से। तो ये एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन वो सैलरी के रूप में ले सकता है, या हो सकता है कोई पार्टनर को मार्केट की बड़ी अच्छी नॉलेज हो, वो कहता है जी देखो फर्म में क्या नाम है, मेरी वजह से इतनी सेल होती है, मेरी वजह से मार्केट इतनी अच्छी, मार्केट में इतनी अच्छी पकड़ है, तो हो सकता है वो कमीशन की डिमांड करने लगे, ठीक है ना। या कोई और पार्टनर अपने लिए बोनस की डिमांड करने लगे। तो अल्टीमेटली देखो है क्या, पार्टनर्स, फर्म ने प्रॉफिट कमाया, अब उस प्रॉफिट को पार्टनर जैसे मर्जी बांटे, क्या दिक्कत है। अगर कोई पार्टनर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो वो ज्यादा प्रॉफिट्स की डिमांड करेगा, वो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन की डिमांड करेगा, वो एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन आप उसको सैलरी, बोनस या कमीशन के रूप में प्रोवाइड करा सकते हो। तो सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर्स आपस में लेते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात आपको जरूर समझनी है कि ये होते एप्रोप्रिएशन ही है। कहने का मतलब ये, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तब तो ये चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड कराई जाएंगी, लेकिन फर्म को प्रॉफिट ही नहीं है तो उनको आप कहां से रेम्यूनरेशन दोगे। तो आप एक बात और भली बात यहां समझ लो, अगर एम्प्लॉय को बोनस, सैलरी, कमीशन मिलता है, मैनेजर को कोई कमीशन मिलता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखा जाता है, क्योंकि वो सारे फर्म के लिए चार्ज होते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन देने की बात करते हो, तब हम उनको एप्रोप्रिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखते हैं। मतलब हम मानते हैं उनको एप्रोप्रिएशन और हम लिखते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये तो इसका कंसेप्ट है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसकी प्रोविजन क्या है। देखिए जरा, प्रोविजन के लिए एक्ट तो साफ मना कर देता है कि कोई पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। यानी कि एक्ट में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी मनाही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी मनाही है, सैलरी, बोनस, कमीशन, सब चीजों के लिए एक्ट में मनाही। कह रही नहीं, पार्टनर्स ने अगर आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं किया है तो केवल उनको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी उनके इक्वल रेशो में। अदरवाइज तो पार्टनर्स को कुछ भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर पार्टनर चाहे तो आपस में डीड में कुछ भी बांट ले, हमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर वही बात आ रही है, एज पर डीड। अगर डीड में भी कोई इस बारे में बात नहीं लिखी हुई है तो कोई भी अमाउंट पेड नहीं करी जाएगी पार्टनर्स को। लेकिन अगर डीड अलाउड करती है तो आप एक बात समझ लो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में था ना कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानते हो, तो इसका मतलब उनको फुल अमाउंट देना पड़ता है। यहां पर ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिलता है, इट कैन नॉट बी ए चार्ज। यानी कि लॉस की दशा में आप उनको इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन आप उनको नहीं दोगे। तो हम उनको क्या मानते हैं, हम इसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं। बात समझ में आ गई। यानी किसी भी क्वेश्चन में आपको सैलरी, बोनस ये सब चार्ज के रूप में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो मैं बात करता हूं सेम एप्रोप्रिएशन की। अब एप्रोप्रिएशन अगर है तो आप एक बात समझ लो, सैलरी या कोई भी कमीशन है वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं मिल सकता। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में आपने देखा था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लें आप। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में एप्रोप्रिएशन में क्या होता था कि भाई अगर प्रॉफिट कम है तो आप इंटरेस्ट को कैपिटल के रेशो में बांट देते थे। अगर प्रॉफिट कम है, देखो प्रॉफिट बहुत है फिर तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहां पर है, अगर मान लो आपके पास में प्रॉफिट तो कम है लेकिन पार्टनर्स की सैलरी ज्यादा बन रही है और एप्रोप्रिएशन है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि प्रॉफिट से ज्यादा आप उनको सैलरी या कोई भी कमीशन आप नहीं दे सकते। आपको उस दशा में जितने भी प्रॉफिट है उन्हीं को सैलरी के रेशो में, या जो भी एप्रोप्रिएट रेशो है, मान लो इंटरेस्ट भी है, सैलरी भी है, तो उसी रेशो में आपको उसको बांटना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है सेम एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि जो प्रोविजन या जो रूल आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मेरे साथ देखा था या सीखा था, उसी चीज को हम यहां पर भी अप्लाई
कर देते हैं, ठीक है ना। वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो होता है, यहां पर सैलरी का रेशो होगा पार्टनर्स का, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हर चीज की दो एंट्री पास करी जाती है बेटा एप्रोप्रिएशन में। देखो सबसे पहले तो हम पार्टनर्स को अलाउड करेंगे क्या, सैलरी बोनस कमीशन। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर बोनस अकाउंट डेबिट, पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट। मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो खाली एक ही सैलरी है तो आप लिखोगे एज सैलरी अकाउंट डेबिट, या सी को कमीशन मिलता है तो सी इज कमीशन अकाउंट डेबिट, या बी को बोनस मिलता है बी इज बोनस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। आप उस तरीके से लिखोगे। टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब, जब कैपिटल फ्लक्चुएट है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड है या लिखा हुआ है, तब हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। आई होप क्लियर। तो दूसरी एंट्री क्या बनती है, इस जो खर्चा है हमारा, इस खर्चे को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स कमीशन। आप एक बात समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम बनाते ही नहीं है बेटा, हम P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाते हैं। अगर किसी वजह से कोई कैलकुलेशन आपको करनी भी पड़ जाए ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आप उसको वर्किंग नोट में कर सकते हैं नीचे। जैसे कई बार आपको प्रॉफिट दिया होता है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर मैनेजर कमीशन, तब हम उसको नीचे वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये इनकी दोनों एंट्री हो गई, ये हुआ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर इनकी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन को लेके बात क्या है, सबसे पहले बात करता हूं मैं सैलरी की। आपको क्वेश्चन में सैलरी किस तरीके से लिखी हुई मिल सकती है, देखिए जरा। सैलरी ऑफ राम अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000 पर एनम। क्लियरली लिखा हुआ है कि राम को 1,20,000 रुपए पर एनम सैलरी दी जाती है, तो आप उसको 1,20,000 पर एनम दे दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पीए मतलब पर एनम। सैलरी ऑफ राम अमाउंटेड टू रुपीज 10,000 पर मंथ, पीएम लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, अगर मान लो राम को 12 महीने की सैलरी देनी है तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 कर दो। राम को 9 महीने की सैलरी देनी है तो 10,000 मल्टीप्लाई 9 कर दो। 6 महीने की देनी है तो 10,000 मल्टीप्लाई 6 कर दो, ठीक है ना। सैलरी ऑफ राम अमाउंटेड रुपीज 30,000 पर क्वार्टर। वैसे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि क्वार्टरली सैलरी दे रखी हो। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है बेटा, एक साल में अप्रैल से लेकर मार्च तक कुल 12 महीने होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और चौथा क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो 4 क्वार्टर। मान लो उनको एक क्वार्टर में 30,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो 4 क्वार्टर हो गए एक साल में। एक क्वार्टर कितने महीने का, 3 महीने का। तो कुल कितनी सैलरी होगी पूरी साल की, 3 चौक 12, 1,20,000 रुपए पर मंथ। सैलरी ऑफ राम मान लो 60,000 रुपए पर हाफ ईयर है, तो हाफ ईयर यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई 2, 1,20,000 रुपए लिखा हुआ है। सैलरी ऑफ राम अमाउंटेड रुपीज 1,20,000। यहां तो क्लियरली स्टेटेड है कि 1,20,000 रुपए सैलरी आपको देनी है, तो आपको उसमें कुछ ऐसी नई बात करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका पूरा एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसे खास करने के लिए नहीं है। हाँ, बोनस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बोनस क्लियरली लिखा हुआ होता है कि ए को इतना बोनस देना है या बी को इतना बोनस देना है, तो जैसे क्वेश्चन आपसे कहता है आप वैसे ही काम कर लेते हैं। थोड़ा सा कमीशन के बारे में बात करते हैं, मैं कमीशन की बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है ना। मैं आपसे इसमें बात करता हूं पार्टनर्स के कमीशन की। देखो कमीशन जो पार्टनर को दिया जाता है ना, वो या तो उनको दिया जाता है बेटा उनके सेल्स के बेसिस पर, जो भी फर्म की टर्नओवर होती है उसकी कोई परसेंटेज के आधार पर, या फिर कोई फिक्स्ड रेट दे रखा होता है कमीशन का, तो उसको हम नेट प्रॉफिट पर दे देते हैं या डिविजिबल प्रॉफिट पर दे देते हैं। अब नेट प्रॉफिट जो होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आप ट्रांसफर करके लेके आते हो, और डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जब हम पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशन में सारे ट्रीटमेंट कर देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब करने के बाद में जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, कई बार उस पर भी कमीशन देने की बात करी जाती है। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि जो कमीशन दिया जा रहा है वो नेट प्रॉफिट पर दिया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर दिया जा रहा है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो तरह की बातें हो सकती हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि मान लो क्या लिखा हुआ, पार्टनर को नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है बट उसके कमीशन को चार्ज करने से पहले, यानी कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। या ऐसा लिखा हो सकता है कि पार्टनर को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर बट उसका कमीशन चार्ज करने के बाद, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
तो इस तरह की बातें क्वेश्चन में लिखी हुई होती हैं। आपने 11वीं क्लास में भी मैनेजर कमीशन निकाले हैं, तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हम यहाँ पर काम करते हैं पार्टनर्स कमीशन के बारे में। ठीक है, तो अगर बिफोर चार्जिंग वाला है तो उसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं प्रॉफिट बटे 100 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन। अब ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ये प्रॉफिट कोई डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है, या जैसे क्वेश्चन आपसे कहे आप उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट को कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो कमीशन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बटे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। आपको ये बात ध्यान रखनी है, रेट ऑफ कमीशन 5% है तो हो जाएगा 105, 10% है तो हो जाएगा 110, 15% है तो 115 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, जो भी कमीशन का रेट दे रखा उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल के जरिए। मान लो एक फर्म है, ए फर्म है, इसमें ए और बी दो पार्टनर है। ठीक है ना, अब मान लो इस फर्म की जो सेल है, सेल यानी कि टर्नओवर, वो है 10 लाख रुपए, और जो रेट ऑफ कमीशन है, रेट ऑफ कमीशन या किसको, मान लो ए को दे रहे हैं हम, ठीक है ना, वो है 10% ऑन टर्नओवर। तो ठीक है, निकाल दो ए का कमीशन। ए का कमीशन कितना हो गया, 10 लाख मल्टीप्लाई 10%, 1 लाख रुपए हो गया। ठीक बात है। मान लो इस क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न भी दे रखी है। सेल्स रिटर्न है सपोर्टेड कितने रुपए की, मान लो 1 लाख रुपए की। तब आप पता है क्या करोगे, फिर आप टर्नओवर जो मानोगे वो मानोगे 9 लाख रुपए, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी दे रखी है और ये कहीं लिखा हुआ कि ये नेट सेल है या ग्रॉस सेल है, तो आप मानोगे ग्रॉस सेल है और सेल्स रिटर्न आप उसमें से माइनस कर दोगे। तब यहां पर कमीशन कितने पर निकलेगा, तब यहां पर कमीशन निकलेगा 9 लाख पर, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर 90,000 रुपए। ठीक है ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि ग्रॉस सेल पर, तो ग्रॉस सेल के केस में हम 10 लाख पर ही कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ठीक वैसे ही परचेज पर भी दे सकता है वो आपको। मान लो क्वेश्चन लिख देगी जो फर्म की परचेज है, परचेज का 10% है, तो परचेज के लिए भी ठीक वैसे ही हम निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, और एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो एक फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी। ठीक है जी, इन रेट ऑफ कमीशन जो है, रेट ऑफ कमीशन वो है 10%। ठीक है जी, अलाउड कमीशन ए एंड बी बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग their रेस्पेक्टिव कमीशन। और फर्म को जो नेट प्रॉफिट है वो है सपोर्टेड 2,20,000 रुपए के। कितने के, 2,20,000 के। तो इस केस में आप कमीशन कैसे निकालोगे, देखो अब इसमें दो बातें बन गई, एक तो बन गया बिफोर चार्जिंग और एक बन गया आफ्टर चार्जिंग। तो आपको दोनों केस में काम करना पड़ेगा। बिफोर चार्जिंग में आप कैसे करोगे, एज कमीशन, पहले आप क्या होगा बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग एज कमीशन कितना हो गया जी, प्रॉफिट कितना है 2,20,000 बटे 100 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया जी 22,000 रुपए। ऐसे ही बी का कमीशन, तो बी का भी ऐसे निकल जाएगा 2,20,000 बटे 100 मल्टीप्लाई 10, 22,000 रुपए। ठीक है ना, लेकिन अगर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग तो ए का कमीशन कितना होगा, फिर ए का कमीशन होगा 2,20,000 बटे 110 यानी कि 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई 10, तो ये इस केस में आएगा कितना आएगा, ये यहां पर खत्म हो गया जी 11 दूनी 22, 20,000 रुपए। ठीक है ना, अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, बी का, तो बी का कमीशन कितना होगा सेम 2,20,000
बटे 110 मल्टीप्लाई 10, तो ये भी हो गया कितना 20,000 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशन लिखी हुई होती हैं, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अलग अलग बातें आएंगी, ठीक है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। यहाँ तक ये बात हमारी क्लियर होगी सैलरी बोनस कमीशन की। आई होप आपको कोई सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, ठीक है ना। और बेटा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपके सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखा करो, और कमेंट लिखा करो अच्छे अच्छे, तो उससे मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना, आपको और अच्छी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे भी आपके सुझाव हुआ करें, अगर कुछ अभी भी कमी है तो आप अपने सुझाव बताइए, हम उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरी कोशिश ये होती है, आपको लगता होगा छोटे छोटे टॉपिक पर बड़ी वीडियो बन जाती है, कोशिश ये है कि डिटेल में चीजों को समझाया जाए। हाँ, अभी भी आपको लगता है कि क्वेश्चन करने की इसके ऊपर जरूरत है तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस की वीडियो भी आपको बना करके दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको मुझे एक बार कमेंट में लिख करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके बाय।